नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहब पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स में मेंस के अकॉर्डिंग लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर 5 आपका पेपर 5 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पहले पार्ट में है दोस्तों आपका इंडियन इकोनॉमिक्स तथा इकोनॉमिक्स ऑफ छत्तीसगढ़। दूसरे यूनिट में है दोस्तों इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल, और तीसरे में है दोस्तों जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमें डिस्कस करना है आज भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि है आपका पेपर नंबर 5 का यूनिट नंबर 1 में। ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 3 से आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 मार्क्स और 15 मार्क्स के। दोस्तों यहां से भी 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जबकि यूनिट 2 से आता है दोस्तों 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थात हमें 4 प्रकार से क्वेश्चंस को डिजाइनिंग करनी है, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए। दोस्तों तो यहां पर हमें जो डिजाइनिंग करना है, यह करना है दोस्तों 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, आपके 8 मार्क्स के लिए, और सीधा करना है दोस्तों आपके 15 मार्क्स के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो फैक्ट बेसिस पे आपको आंसर लिखना होता है। अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आया है दोस्तों, तो आपको फैक्ट दिखाना है, मिनिमम 2 फैक्ट। 4 नंबर में मिनिमम आपको 4 फैक्ट दिखाने हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर 8 मार्क्स के लिए, तो इसकी अगर आप डिजाइनिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए अगर आप डिजाइनिंग करते हैं, 8 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए डिजाइनिंग करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसमें दीजिए प्रस्तावना। पहले दीजिए दोस्तों प्रस्तावना, जिसमें आप प्रस्तावना में बेसिकली आप देंगे दोस्तों परिभाषा को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले दीजिए प्रस्तावना, इसके बाद आप देंगे भूमिका, भारत के परिप्रेक्ष्य में भूमिका, भारत के परिप्रेक्ष्य में भूमिका। जो भी टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक्स से पूछता है दोस्तों, पहले परिभाषा दीजिए, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन दीजिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में उसकी भूमिका बताइए, और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर इसको आप प्रस्तुत करेंगे करंट के आंकड़ों के अनुसार। जैसे आपको जीडीपी को समझाने बोला है, तो जीडीपी के आपके करंट आंकड़ों को भी देना पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट में आपको करना है दोस्तों मूल्यांकन। इसके बाद लास्ट में करना है दोस्तों मूल्यांकन। मूल्यांकन में आप सकारात्मक पहलू तथा नकारात्मक पहलू दोनों को आप दर्शा सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में आप नकारात्मक पहलू को बताइए, साथ ही साथ दोस्तों आप सकारात्मक पहलू को बताइए, सकारात्मक पहलू को बताइए, नकारात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू तथा सकारात्मक पहलू के साथ साथ आप लास्ट में दोस्तों इसे सरकार के, यहां पर दोस्तों मूल्यांकन में नकारात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू के बाद आप दोस्तों जो भी टॉपिक दिया है उसका वर्तमान में परिणाम क्या हो रहा है, सरकार किस प्रकार से उसे योजनाओं के माध्यम से चला रही है, ये सब आप यहां पर परिणाम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक मोटा मोटी हमने समझा दोस्तों। 8 नंबर में, चूंकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 8 नंबर में आपको लिखना होता है कुल 8 नंबर में लिखना होता है दोस्तों 100 लाइन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 शब्द लिखने होते हैं, अर्थात 10 लाइन लिखना होता है। देखिएगा, तो इस प्रकार से अगर 8 नंबर के लिए आता है दोस्तों, मतलब आपको 100 शब्द लिखने होते हैं 10 लाइन, तो इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये दे सकते हैं दोस्तों 2 लाइन, मूल्यांकन में आप दे सकते हो दोस्तों 2 या 3 लाइन, और इस प्रकार से भूमिका में या इंट्रोडक्शन में आप यहां पर 2 या 3 लाइन, और इस प्रकार से 5 लाइन आप दे सकते हैं भूमिका आंकड़ों के साथ। जबकि अगर मैं बात करता हूं, अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर का आता है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन को दे सकते हो यहां पर 3 से 4 लाइन या 5 लाइन। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी कर सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो
तो यहां पर दोस्तों इसको आप दे सकते हो 3 से, आपको टोटल लिखना 18 लाइन, अर्थात इसको दे सकते हैं 4 लाइन, इसको दे सकते हैं दोस्तों 4 लाइन, इसको दे सकते हैं आप आंकड़ों भूमिका को, भारत के परिप्रेक्ष्य में भूमिका आपको आप 10 लाइन में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मोटा मोटी मेंस में राइटिंग करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको नंबर तभी मिलेगा जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया है आप उसमें करंट के आंकड़े भी प्रदर्शित कीजिए। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए लेखन प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न पूछा है, सकल घरेलू उत्पाद, क्वेश्चन पूछा है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। मान लीजिए 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए, को परिभाषित कीजिए। यहां पर दोस्तों 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा है, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह आया है आपका अंक 2 शब्द सीमा 30, अंक 2 शब्द सीमा 30, अर्थात इसमें दिया रहेगा दोस्तों आपको 4 लाइन। इसके लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों 4 लाइन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा 4 लाइन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन आया है सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले आप दिमाग में इसकी परिभाषा को दौड़ाइए, और दूसरा ध्यान में रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आप इसमें सूत्र भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि 2 नंबर के लिए पूछा है तो परिभाषा के बाद सूत्र के लिए हो सकता है कि जगह ना बचे। तो अगर ये अगर आपको यही दोस्तों 4 नंबर पूछ देता, आपको 60 शब्द के लिए पूछता, 6 लाइन दिया रहता, तो आप दोस्तों परिभाषा देते, सूत्र देते और करंट के आंकड़े बताते। जैसे कि हम जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी वर्तमान 2019-20 में स्थिर भाव पे है दोस्तों जीडीपी 4.2, तथा यही दोस्तों आपका प्रचलित भाव पर है 7.2। आपको अगर दोनों आंकड़ा याद है, स्थिर भाव पर तथा प्रचलित भाव पर, तो दोनों दे सकते हैं। तो कम से कम आप एक आंकड़ा दीजिए दोस्तों, या तो स्थिर भाव में या प्रचलित भाव में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 नंबर के लिए इस प्रश्न को हम डिजाइन करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो जैसा कि जानते हैं एक वित्तीय वर्ष में किसी राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत नागरिक तथा विदेशी नागरिकों के भारत में निवासरत भारतीय नागरिक तथा विदेशी नागरिकों के द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को आपका सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जबकि हम जानते हैं कि इसमें भारत में रहने वाले विदेशियों की आय को शामिल किया जाता है तथा विदेश में रहने वाले भारतीयों की आय को शामिल नहीं किया जाता। और वर्तमान में स्थिर भाव पर जीडीपी है 4.2, जबकि प्रचलित भाव में है दोस्तों 7.2%। तो ये आप यहां पर डिसाइड मतलब आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने परिभाषा चालू किया, एक वित्तीय वर्ष में किसी राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये हमने लिखा दोस्तों। फिर भी हमारे पास 2 लाइन बचा है, अर्थात हम यहां पर चाहे तो सूत्र दिखा दे या हम ये बता दे यहां पर कि
विदेश में रहने वाले भारतीयों की आय शामिल नहीं होती है, जबकि भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले विदेशियों की आय शामिल होती है। यह बता दे, या सीधा दोस्तों स्थिर भाव प्रचलित भाव के आंकड़े बता दे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें फुल स्टॉप के बाद में लिख रहा हूं दोस्तों, इसमें भारत में निवासरत विदेशियों की आय शामिल की जाती है। विदेशियों की आय शामिल की जाती है, विदेशियों की आय शामिल की जाती है, जबकि विदेश में निवासरत भारतीयों की आय शामिल नहीं की जाती है। भारतीयों की आय शामिल नहीं की जाती है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे लिए आंकड़ों के लिए कम जगह बचा है, तो हम इसे शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्थिर भाव में जीडीपी 4.2% है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए यही प्रश्न आपके 4 नंबर के लिए आता दोस्तों, तो आपको लिखने होते 60 शब्द, अर्थात आपको प्रोवाइडेड होता 6 लाइन। तो यहां पर अगर आपको 6 लाइन दिया गया है, तो देखिए आपको आंकड़े लिखने के लिए आसानी से जगह प्रदान किया गया है, तो आप इसको डिटेल में लिख दीजिए आंकड़ों को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आंकड़ों को डिटेल में लिख दीजिए। चाहे तो आप यहां पर फॉर्मूला भी बता सकते हैं, जैसे कि सूत्रानुसार जीडीपी का आप फॉर्मूला बता सकते हैं। सूत्रानुसार ध्यान दीजिएगा तो सूत्रानुसार जीडीपी बराबर, बिल्कुल कंटीन्यूअस लाइन में लिखिए, ये नहीं कि आप उसको पैराग्राफ छोड़ सकते, नहीं, आप उसको कंटीन्यूअस मैनर में लिखिए, क्योंकि 6 लाइन ही आपको लिखना है। सूत्रानुसार जीडीपी बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में निवासरत भारतीय व विदेशियों की कुल मौद्रिक आय। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको सूत्र के अनुसार बता दिया। अब आंकड़े आप प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर जीडीपी 4.2% व चालू मूल्य पर 7.2% है। तो यहां पर दोस्तों हमने आंकड़ों को भी प्रस्तुत कर दिया। तो ये एक तरीका है दोस्तों डिजाइनिंग का, कि आपने परिभाषा बताया, कुछ उसकी खास बात बताई, उसकी भूमिका बताई, फिर उसके बाद दोस्तों उसका सूत्र बता दिया, और अंतिम में मैंने यहां पर आंकड़ों को प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहीं पर 15 नंबर के लिए क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 नंबर के लिए एक प्रश्न को डिजाइन करते हैं। देखिएगा, अर्थात 15 नंबर में आपको लिखना है दोस्तों 18 लाइन। ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर में आपको लिखना है दोस्तों 18 लाइन। देखिएगा, तो 18 लाइन लिखना है। मान लीजिए एक प्रश्न आपको आया है, दोस्तों, एक प्रश्न है आपके पास, राष्ट्रीय आय का विस्तृत वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय का विस्तृत वर्णन कीजिए। मान लीजिए प्रश्न आया है, आपको दिया है दोस्तों अंक 15, अर्थात आपको लिखना है दोस्तों शब्द सीमा दिया है आपको 175 शब्द, अर्थात आपको इसमें 18 लाइन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको 18 लाइन प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए प्रश्न आपको दिया हुआ है, यह प्रश्न दिया है, तो हम इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सोचेंगे कि राष्ट्रीय आय में हम क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा, उसके घटक, पहला जीडीपी, एनडीपी,
जीएनपी, एनएनपी प्रति व्यक्ति आय, तथा एक हो गया खुद राष्ट्रीय आय की परिभाषा। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें 5 परिभाषा आपको दिखाना है, 5 परिभाषा आपको दिखाना है दोस्तों, 6 परिभाषा दिखाना है, क्योंकि आपके पास है जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और प्रति व्यक्ति आय, तथा एक है दोस्तों राष्ट्रीय आय। 6 परिभाषा बताना है और लास्ट में आपको करना है दोस्तों मूल्यांकन, कि जो भी आपने लिखा है उसको आप किस प्रकार से सकारात्मक या नकारात्मक पहलू के रूप में बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें 6 परिभाषा दिखाना है, अर्थात प्रत्येक के लिए आपको मिलेंगे दोस्तों, आपको 18 लाइन, मतलब प्रत्येक के लिए आपको मिलेंगे दोस्तों 3 लाइन, लेकिन मूल्यांकन के लिए फिर जगह नहीं बचेगा। अर्थात अगर आपको 6 परिभाषा लिखना है तो सिर्फ परिभाषा लिखिए और आंकड़ा बताइए, परिभाषा लिखिए, आंकड़ा बताइए, और लास्ट में आप 1 या 2 लाइन मूल्यांकन कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अर्थात आपको लगभग सभी के लिए मिलेंगे दोस्तों 2.5 लाइन। आपको 18 लाइन लिखना है। डिजाइनिंग करते समय आपको यहां पर 6 परिभाषा दिखानी है, अर्थात आपको मिलेगा दोस्तों कुल 18 लाइन। ध्यान दीजिएगा, एक एक के लिए आपको मिलेंगे दोस्तों 2.5 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हम इधर लिखते हैं, 9 लाइन फिर बाद में लिखेंगे। ये है दोस्तों 9 लाइन का हम डिजाइन पहले करते हैं, फिर इसके बाद इसको मिटाकर फिर 9 लाइन लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको पूछा है राष्ट्रीय आय का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए। यहां पर लिखिए दोस्तों राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय को लिखकर डैश दीजिए। आप यहां पर डैश देना इसलिए पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि राष्ट्रीय आय के साथ साथ आप बहुत सारी बातें बताने वाले हो, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में आर्थिक क्षेत्र के भीतर राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। सूत्रानुसार आप यहां पर सूत्र दे सकते हैं दोस्तों, आप यहां पर सूत्र दे सकते हैं या लिख सकते हैं सूत्रानुसार यहां कॉमा लगा दीजिए, सूत्रानुसार के बाद कॉमा लगाइए। सूत्रानुसार राष्ट्रीय आय बराबर होता है दोस्तों एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस सब्सिडी, प्लस होता है दोस्तों सब्सिडी, माइनस होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। बस आप यहां फुल स्टॉप लगा दीजिए दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं राष्ट्रीय आय के घटक, अब हम विस्तृत वर्णन कर सकते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय के घटक का। राष्ट्रीय आय के घटक, ध्यान दीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय के घटक लिखकर डैश दीजिए और नंबर 1 लिखिए दोस्तों, डैश दीजिए, नंबर 1 लिखिए दोस्तों। आप चाहते तो यहां से पैराग्राफ आप चेंज कर सकते थे ताकि आपका राष्ट्रीय आय के घटक इजीली चेककर्ता को दिख सके। ये 15 नंबर का है दोस्तों, तो यहां पर आप पैराग्राफ भी छोड़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय के घटक, मैं भी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि यहां मैं पैराग्राफ छोड़ दूं। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं दोस्तों राष्ट्रीय आय के घटक। अगर पैराग्राफ आप छोड़ रहे हो तो ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, एक शब्द के लायक आपको जगह भी छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा।
तो यहां पर मैं लिखना प्रारंभ कर रहा हूं दोस्तों, राष्ट्रीय आय के घटक। राष्ट्रीय आय के घटक, सबसे पहला घटक मैं लिखने जा रहा हूं आपका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद बहुत ज्यादा नहीं लिखना है दोस्तों, ताकि आप क्यों ये 15 नंबर का जो है 175 शब्द अर्थात 18 लाइन दिया है, आप लिख सके, आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट दे सके। अर्थात यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं दोस्तों जीडीपी। जीडीपी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको आप लिखेंगे एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अंतिम रूप से उत्पादित, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य या कुल मौद्रिक आय, वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक आय। अब यहां पर दोस्तों मैंने जीडी सकल घरेलू उत्पाद लिखा है, इसका इंग्लिश लिख दिया, तो आप इंग्लिश वाला लिख दीजिए ताकि आपको जगह कम पड़े। तो यहां पर मौद्रिक आय जीडीपी कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, या आप कह सकते थे सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं चाहता हूं कि यहां पर आप स्थिर भाव पर, तब प्रचलित भाव पर आप जीडीपी को बता सके, तो आप किसी एक को बता दें या दोनों को बता दें दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव पर जीडीपी, स्थिर भाव पर जीडीपी 4.2% है। इसके बाद आप बताएंगे दोस्तों दूसरा घटक, तो यहीं से कंटिन्यूअस लिखिए। दूसरा है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद के बाद है शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं दोस्तों एनडीपी। एनडीपी लिखकर डैश दीजिए और लिखिए इसके बारे में। एनडीपी है दोस्तों, एक एनडीपी है दोस्तों, यदि आप जीडीपी में से मूल्यह्रास को हटा दे तो आपका निकल जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास, मूल्यह्रास को घटाने पर, को घटाने पर आपका एनडीपी, को घटाने पर एनडीपी कहलाता है, एनडीपी कहलाता है। और हम जानते हैं दोस्तों वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव पर एनडीपी आपका है दोस्तों 4.2%। यह भी है दोस्तों 4.2%। इसके बाद आप तीसरा बताएंगे दोस्तों आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या कह सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम लिखना प्रारंभ करेंगे। एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में किसी राष्ट्र के, किसी राष्ट्र के आर्थिक, किसी राष्ट्र के आर्थिक क्षेत्र के भीतर, आर्थिक क्षेत्र के भीतर नागरिकों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा अंतिम रूप से उत्पादित, अंतिम रूप से उत्पादित, लाइन को बढ़ाते हैं दोस्तों, 9 लाइन हो चुका था, ये हो गया 10, ये हो गया दोस्तों 11 और 12 लाइन। अंतिम रूप से उत्पादित, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक, वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक
मूल्य या कुल मौद्रिक आय आपका कहलाता है दोस्तों जीएनपी। जीएनपी कहलाता है। इसके बाद तो ये है दोस्तों जीएनपी। जीएनपी का आंकड़ा बता सकते हैं दोस्तों वर्ष 2019-20 में, वर्ष 2019-20 में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर जीएनपी 4.2% है। इसके बाद अगला चौथा परिभाषा हम बताने जा रहे हैं दोस्तों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों एनएनपी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने पर एनएनपी कहलाता है। वर्ष ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास हमने 12 लाइन लिख लिया, अर्थात हमारे पास अब 6 लाइन बचा है दोस्तों। तो 6 लाइन के लिए डिजाइनिंग करेंगे। आगे 6 लाइन हमारे लिए बचा है दोस्तों। हमें इसके आंकड़े लिखने हैं, देखिएगा अब हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों 6 लाइन, सिर्फ और सिर्फ 6 लाइन। 1 2 3 4 ये है दोस्तों 5 और ये पकड़ना है 6 लाइन। ध्यान दीजिए, तो वहां मैंने वर्ष वर्ड लिख दिया था, तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। वर्ष 2019-20 में स्थिर भाव या स्थिर मूल्य पर आपका एनएनपी 4.2% है। पांचवा आप दिखा सकते हैं दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। आप बता सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्र की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्र की जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, स्थिर मूल्य पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम 94,954 रुपए है। 954 रुपए है। तो ये हमने एक डिजाइनिंग किया दोस्तों। अब हमारे पास 2 लाइन बचा है, तो लास्ट में हम दिखा सकते हैं दोस्तों मूल्यांकन। तो आप यहां पर मूल्यांकन लिखकर डैश दीजिए, बिल्कुल मूल्यांकन के लिए आप पैराग्राफ चेंज कीजिए दोस्तों। हमारे पास अब यहां पर 2 लाइन बचा है, अब यहां पर मूल्यांकन करना है। जैसा कि जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO, और प्रति व्यक्ति आय जो कि विकास का सूचक होता है, किसी भी देश के लिए विकास का सूचक होता है, ये 2 बातों को बता सकते हैं। तो यहां पर मूल्यांकन कीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय अर्थात CSO के द्वारा की जाती है। ये हमने एक लाइन बताया दोस्तों।
दूसरा आप बता सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो विकास का सूचक होता है, उसको आप यहां भी बता सकते थे, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय के आप डेफिनेशन दे रहे थे। पीसीआई देश के विकास का सूचक होता है, विकास का सूचक होता है। पीसीआई विकास का सूचक होता है। आप चाहते तो इस लाइन को दोस्तों मूल्यांकन में भी दिखा सकते थे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के द्वारा की जाती है। वर्तमान सरकार, मैं सकारात्मक पहलू बता रहा हूं दोस्तों, वर्तमान सरकार भारत के विकास के मार्ग पर प्रशस्त है, अर्थात इस लाइन के थ्रू मैंने ये एक पॉजिटिव नोट दिया दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार विकास के मार्ग पर प्रशस्त है। तो इस प्रकार से हमने एक डिजाइनिंग किया दोस्तों, एक फॉर्मेट डिजाइनिंग किया कि किस प्रकार से इकोनॉमिक्स में लिखा जाए।